मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में शामिल सेट 3 पाठ योजना संख्या 1 में 10वीं तथा 9वीं के व्याकरण में शामिल वाक्य विषय के साथ उपस्थित हूँ। वाक्य विषय के अंतर्गत यदि वाक्य के स्वरूप की बात करें तो हम यह जान पाते हैं कि जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों या फिर आप कह सकते हैं पदों के प्रयोग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः इसकी परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके वाक्य कहलाता है। वाक्य की विशेषताओं की यदि बात करें तो हम यह जान पाएंगे कि वाक्य की मुख्य रूप से 3 कहीं पर 4 अलग अलग विशेषताएं बताई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से 3 बातों को रखना ज़रूरी है। पहला कि वाक्य की रचना शब्दों या फिर पदों के योग से होती है। वाक्य की जो रचना बनती है वो शब्दों या फिर पदों के योग से, जो इसमें दूसरे नंबर कॉलम पे दे रखा है, ये आपका जो वाक्यों की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तो कोई भी वाक्य जब भी बनता है शब्द या पद, जब किसी वाक्य में शब्द आए तो उसे हम पद कहते हैं। आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। तो यहाँ पे बात आती है कि वाक्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि सबसे पहले वाक्य जब भी बनेगा शब्द या पद के योग से बनेगा। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। यदि किसी वाक्य की बात करें तो वो अर्थ देने में पूर्णतः सक्षम है, वो पूर्णतः अपनी बात कहने में सक्षम है। ये बात कहता है वाक्य की दूसरी विशेषता के अंतर्गत। वहीं तीसरी विशेषता की बात करें तो वाक्य में शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है। व्यवस्थित मतलब व्याकरणिक तरीके से उस नियमों के आधार पर, जैसे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। हिंदी में व्याकरणिक नियम में यही है इसके तरीके, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। तो कर्ता, कर्म और क्रिया, तो इन व्याकरणिक नियमों में बंधा होना चाहिए वो वाक्य। तो मूल रूप से यहाँ पे 3 विशेषताओं को 4 प्रकार में दिखाया गया है। वाक्य भाषा या विचार को व्यक्त करता, पूर्ण तरह से सक्षम होना चाहिए वो अपनी बात को कहने में। वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। किसी भी वाक्य की रचना जब भी होगी शब्द या पदों के योग से होगी। वाक्य में सभी पद व्याकरणिक नियमों में बनकर आते हैं, या फिर यूँ कहें वाक्य के शब्दों का निश्चित क्रम होता है। एक निश्चित क्रम जो व्याकरण के नियम के आधार पर जो क्रम बनाया गया है उस आधार पर उसका क्रम होगा। वो पूरी तरह से अपनी बात को कहने में सक्षम होगा और वो शब्दों का एक समूह होगा। तो 3 पॉइंट इसमें आ रहा है। पहला, शब्दों का समूह होना चाहिए, वो व्याकरण तरीके से होना चाहिए। और तीसरी बात, वो विचार व्यक्त करने में सक्षम हो। तो वैसा शब्द समूह, जो व्यवस्थित शब्द समूह, जो ऊपर की परिभाषा लिखा है, पदों के व्यवस्थित रूप तथा ऐसे पारस्परिक मेल को जिससे पूर्ण अर्थ का बोध हो तथा जिससे कर्ता, कर्म और क्रिया की व्यवस्था हो, वाक्य कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम वाक्य की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के आधार पर कर सकते हैं। उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? जिन क्रिया युक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा अंश, कैसा अंश मतलब पूरा, कुछ पार्ट जो कह सकते हैं,
पदों से आंशिक भाव, किसी जो शब्दों का एक रूप है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें एक आंशिक भाव, कुछ भाव मतलब कुछ अंश का भाव प्रकट होता हो, ऐसे क्रिया युक्त पद को, जिसमें क्रिया हो, ऐसे शब्द हों उसमें, उसे हम क्या कहेंगे? उपवाक्य। जैसे उदाहरण जैसे दिया यहाँ पे, यदि मैं जाता, तो जाना एक क्रिया है। यदि वह लिखता, लिखता एक क्रिया है। तो क्रिया युक्त पद है ये तो शब्द ही और ये पद ही कहेंगे ना, क्योंकि शब्द जब स्वतंत्र होता है तो वो शब्द होता है, और जब वो वाक्यों में प्रयोग हो जाता है तो वो पद होता है। तो यदि मैं जाता, इस पदों में जाना एक आंशिक क्रिया का को निर्देशित करता है कि यदि मैं जाता, यदि वह लिखता, लेकिन कुछ अंश का ही भाव प्रकट कर रहा है वो। हम इसके उदाहरणों से अगर समझते हैं, इनके भेद को पहले समझकर अगर देखें, तो उपवाक्य के भेद होते हैं, पहले प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य की बात करते हैं, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से अलग भी लिखा जाए और जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित ना हो, मतलब वो स्वतंत्र हो, अर्थ भी निकल जाए लेकिन वो किसी दूसरे पर आश्रित भी ना हो, उसे हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरे अगर आश्रित उपवाक्य की बात करें, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता हो, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। इस प्रकार से यह प्रधान उपवाक्य पर आश्रित या निर्भर रहता है। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग, मैं नहीं जानता कि वह कैसा आदमी है। अब देखिए, उपयुक्त वाक्यों में मैं नहीं जानता, ये हो गया प्रधान उपवाक्य, कि वह कैसा आदमी है। अगर हम सीधे बोलते हैं कि वह कैसा आदमी है, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, कौन इस बात को कह रहा है। तो ये किसके ऊपर आश्रित है? ये आश्रित है आपके प्रधान उपवाक्य पर। ये प्रधान उपवाक्य क्या हुआ? मैं नहीं जानता। जैसे यहाँ पे लिखा था, यदि मैं जाता, यदि वह लिखता। हाँ, अगर ये होता कि अगर वो मुझसे कहता तो मैं लिखता। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो एक वाक्य के अंतर्गत आप उपवाक्य को भी देख सकते हैं, और उपवाक्य में एक आश्रित होगा और एक होगा प्रधान। प्रधान होगा जो स्वतंत्र होगा, और आश्रित उस प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होगा। तो इस तरीके से हम उपवाक्य को समझते हैं। वाक्य के अगले क्रम में यदि हम समझें तो एक आता है वाक्य का अंग, या वाक्य के घटक कहीं पे लिखा होता है। तो अंग जैसे हमारे शरीर का अंग हुआ हाथ पैर, तो इन हाथ पैर के योग से ही तो हमारा शरीर बन रहा है। तो वैसे ही वाक्य बनता किससे है? तो उसके अंग माने गए हैं दो, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। अब समझते हैं, किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। किसी भी वाक्य में कर्ता होगा और एक क्रिया होगी, जो काम करने वाला है और वो क्या काम कर रहा है उसके बारे में। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक या फिर अंग माने जाते हैं। जैसे पहला उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में, किसी भी वाक्य में जिस विषय वस्तु के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो व्यक्ति, वो विषय वस्तु क्या होगा? हमारा उद्देश्य। अब नीचे देखिए, एक उदाहरण दे रखा है, रोहन किताब पढ़ रहा है। इस वाक्य में रोहन उद्देश्य और किताब पढ़ रहा है विधेय है। विधेय के बारे में हम समझ लेते पहले। वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब पूरे इस वाक्य को पढ़ें, रोहन किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रोहन। रोहन के बारे में ना कहा जा रहा है कि वो किताब पढ़ रहा है भाई। कौन? तो रोहन। तो यहाँ पे रोहन, सिर्फ और सिर्फ रोहन, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य की परिभाषा यही है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए। तो उद्देश्य हमारा हो गया रोहन, और वो जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए, तो उद्देश्य यहाँ पे रोहन है, और रोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पे विधेय हमारा होगा किताब पढ़ रहा है। इस तरीके से प्रत्येक वाक्य में जो काम करने वाला है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो हो जाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाए तो वो हमारा हो जाएगा विधेय।
जैसे रोहन किताब पढ़ रहा है तो रोहन हमारा उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है, उद्देश्य कौन है यहाँ पे? रोहन। तो रोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है? किताब पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है हमारा यहाँ पर विधेय होगा। अब तक हमने वाक्य, उपवाक्य की परिभाषा, महत्व, विशेषता, वहीं वाक्य के अंग, उद्देश्य के आधार पर, विधेय के आधार पर उसके क्या अंग होते हैं, इसके बारे में जाना। अब बात आती है कि वाक्य के भेद क्या होते हैं, अर्थात वाक्य का प्रकार, अर्थात हम किसी वाक्य को किन किन आधारों पर वर्गीकरण करते हैं। इसके वर्गीकरण को समझने के लिए हम देखते हैं क्या है। तो वाक्य के दो भेद माने जाते हैं, दो प्रकार या फिर दो वर्गीकरण का आधार माना जाता है। पहला आधार हो जाता है अर्थ की दृष्टि से, और दूसरा आधार होता है रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से अर्थात जो वाक्य अर्थ देता है, किस किस प्रकार का अर्थ देता है, इस बात को हम अर्थ की दृष्टि से समझेंगे। दूसरी बात होती है कि रचना की दृष्टि से, वाक्य जब बनाया जाता है तो वो किस तरीके का वाक्य होता है, उसकी रचना कैसे होती है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो मुख्य रूप से वाक्य के दो वर्गीकरण हैं, पहला अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण और दूसरा रचना की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण।